सुबह की घड़ी के अलार्म के साथ ही निशा की दिनचर्या आरंभ हो जाती थी। पति अमित के साथ बच्चों के लिए नाश्ता बनाने, बच्चों को स्कूल भेजने तक चक्की की तरह पिसती रहती। अमित के ऑफिस जाने के बाद ही उसे सुस्ताने का मौका मिलता था। फिर रोजमर्रा के काम निपटाते निपटाते वक्त कब गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था। अगले दिन फिर वही दिनचर्या, परंतु यह तो उसका कर्तव्य था जिसे वह निर्वाह कर रही थी। निर्वाह, हाँ, यही तो है उसके जीवन का शेष। सदैव अपने कर्तव्यों का ही तो वह निर्वाह करती आई थी, परंतु वह अपने कर्तव्यों के नीचे दबकर उसका अपना व्यक्तित्व कब और कहाँ खोता चला गया वह खुद ही नहीं जान पाई। जीवन की यह अविरल धारा यूं ही विवर्त चलती रहती है। यदि उसे मम्मी के आने की सूचना ना मिलती, उससे सूचना के मिलते ही उसकी सारी जिंदगी एक पल में जैसे ठहर सी गई थी। उसकी वह तिल तिल की पिसती हुई जिंदगी, उस पर मम्मी के आने की सूचना जैसे बोझ के ऊपर और बोझ लाद दिया गया हो। हर रोज घर की साफ सफाई करते हुए उसे खास परेशानी नहीं होती थी, परंतु आज पता नहीं उसे क्या हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पराये के स्वागत की तैयारी कर रही हो, लेकिन वह कोई पराई नहीं थी, वह उसकी अपनी माँ थी। यह घुटन क्यों? विचारों का सागर यूं ही घूमता रहता यदि कालबेल का स्वर उसकी कान में नहीं पड़ती। हाय निशा, कैसी हो? यह क्या हालत बना रखी है अपनी? पत्नी की कुछ ध्यान रखा करो दामाद जी। मम्मी का चिर परिचित अंदाज उसे अच्छी तरह से पता था। कुछ ही मिनटों में सारे घर में उसके ठहाके की आवाज़ गूंज रही थी। उनका नाम भी उनके व्यक्तित्व को भाता ही था, आनंदी, चारों ओर आनंद बिखेरने वाली। माँ के व्यक्तित्व के सम्मुख उसे स्वयं का व्यक्तित्व बहुत छोटा और फीका सा प्रतीत होता था। शायद यही वजह थी कि माँ के सामने बैठकर भी वह वहाँ नहीं थी। सबके होते हुए भी वह एक अजीब सा अकेलापन महसूस कर रही थी। जब से निशा ने होश संभाला था, माँ के इस रूप से परिचित थी। वह चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, माँ के व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं था। परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढाल लेने के उसके व्यक्तित्व के कारण ही पापा के देहांत के बाद भी उन्होंने उनकी माँ कमी कभी महसूस नहीं होने दी। लेकिन माँ का यही गुण निशा के मन में उपजी कुंठा का कारण थे। माँ के सामने वह स्वयं को अजनबी सा महसूस करती थी। शायद यही कारण था कि माँ तो आज भी निशा की उम्र की ही लगती थी, परंतु निशा शायद उम्र से पहले ही बूढ़ी हो चुकी थी। हेलो, कहाँ खो गई निशा? अचानक अमित ने निशा के अतीत से वर्तमान के धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया। तुम भी अजीब हो, तुम्हारी माँ आई है और तुम आज भी उसे इस तरह उदास बैठी हुई हो। यह देखो, माँ ने कितनी बढ़िया साड़ी खरीदी है तुम्हारे लिए, मेरे लिए शर्ट, बच्चों के लिए ढेर सारे खिलौने। अमित, माँ का इस समय कहाँ है? अमित की बात बीच में ही काट कर निशा ने पूछा। अमित एक पल के लिए चुप हो गया और कपड़े अलमारी में रखने लगा। वे हमारी पड़ोसन मिसेस वर्मा आई थी, शायद उन्हें के यहाँ होगी। वे सब छोड़ो, देखो यह शाम की पार्टी लिस्ट है, तुम्हें कुछ और मंगवाना हो तो बता देना। निशा ने लिस्ट को देखा और देखते ही चली गई। इतनी लंबी लिस्ट, शायद पूरी बिल्डिंग को न्योता दिया था क्या? एक पल को लगा कि अमित से पूछे कि क्या कभी उसके इतनी बड़ी पार्टी दी है उसने, लेकिन पूछने से भी क्या फ़ायदा। अमित के लिए यह केवल एक स्त्री ही थी, ऐसी पत्नी जो सिर्फ अपनी गृहस्थी और बच्चों में ही उलझी रहे। वह खुद क्या चाहती है यह जानने की कभी कोशिश ही नहीं की अमित ने। खैर, दिन भर तो यह माँ से उसका आमना सामना तो कम ही हुआ था, लेकिन फिर भी वह घड़ी आ गई थी जिसका सामना करने के लिए वह हमेशा कतराती थी।
पार्टी शुरू हो गई थी और आज भी वह महसूस कर रही थी कि माँ का सामने उसका व्यक्तित्व कितना दबा हुआ ही है। उसका पहनावा, उसके गहने, उसकी बातचीत का यह हर अंदाज, हर तरीके से वह उन पर भारी पड़ रही थी। जहाँ माँ का एक ओर भीड़ में घिरी ठहाके लगा रही थी, वहीं दूसरी ओर निशा अपनी कुछ सहेलियों के साथ अलग खड़ी थी। एक बात पूछूं निशा, यह तुम्हारी माँ ही है ना? बुरा मत मानना, मैंने यूं ही पूछ लिया। वैसे लगती तुम्हारी बड़ी बहन जैसी है। क्या ड्रेसिंग सेंस है तुम्हारी माँ का। मैंने तो सोचा है कि कल तुम्हारी माँ के साथ ही मैं शॉपिंग करूँगी। तुम्हारे पति देव कहाँ हैं निशा? ओह, मैं तो भूल ही गई थी। अभी तो तुम्हारी माँ के साथ देखा था उन्हें गप्पे लड़ाते हुए। भाई, कमाल की है यह तुम्हारी माँ। व्यंग भरते स्वर में निशा को आहत कर रहे थे। यह कोई नई बात नहीं थी। बचपन से लेकर आज तक शायद ही उसने अपनी तारीफ सुनी होगी, लेकिन आज उसे अपना पूरा अस्तित्व हिलता हुआ सा महसूस हो रहा था। उसे पार्टी के बाद घर में सन्नाटा और भी बढ़ गया था। माँ बच्चों के साथ कमरे में थी और अमित और निशा अपने कमरे में थे। कौन हूँ मैं? अमित। एकाएक निशा ने इस प्रश्न से अमित को चौंका ही दिया। यह क्या पूछ रही हो तुम निशा? तुम तो निशा हो। वह तो मैं जानती हूँ अमित, लेकिन निशा कौन? क्या पहचान है इस दुनिया में उसकी? आज पहली बार निशा के स्वर में कड़वाहट का एहसास हो रहा था अमित को। क्या बात कर रही हो? तुम्हारी आवाज़ में आज कड़वाहट सी क्यों महसूस हो रही है? मुझे तुम परेशान दिख रही हो। हाँ, मैं परेशान हूँ, क्योंकि मुझे खुद अपनी पहचान मिटती नज़र आ रही है। आज फट ही पड़ा दिल का बसा हुआ ज्वालामुखी जो इतने सालों से सुलग रहा था। तुम होश में तो हो निशा? धीरे बोलो, कहीं मम्मी ना सुन ले। तुम्हें मम्मी की फिक्र है अमित, लेकिन मेरी नहीं। शादी के इतने सालों बाद भी तुम्हें अपनी पत्नी की फिक्र नहीं है। क्यों अमित, क्यों? निशा आनंदित है इसलिए? यह क्या मतलब है? क्यों ऐसा बकवास कर रही हो निशा? होश में तो हो तुम अमित? मैं तुमसे साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि निशा आनंदी नहीं। निशा का भी अपना एक अस्तित्व है, पहचान है, अपनी ज़रूरतें हैं, अपनी इच्छाएं हैं जो कभी नहीं जान पाए। एक शब्द जहर से भरा हुआ था। कहीं ना कहीं उसका निशाना आनंदी ही थी, जो अब दरवाजे के पास खड़ी उसकी सब बातें सुन रही थी। एक एक बात पर हथौड़े की तरह बरस रही थी और उसकी आंखों में अविश्वास से फैली जा रही थी कि इन्हीं की बेटी है। उसका अपना खून बड़ी हिम्मत के साथ आनंदी ने अंदर पैर रखा। यह सब क्या हो रहा है निशा? बाहर तक आवाज़ें जा रही हैं। बच्चे सो रहे हैं जो उठ जाएंगे। शांत हो जाओ। नहीं मम्मी, आज नहीं। बचपन से आप मुझे शांत कराती आई हैं, लेकिन आज मुझे जानना है कि क्या पहचान है मेरी। क्या हर जगह अमित के जीवन में मेरी किस तरह साबित करूं इस दुनिया में अपनी पहचान को। इतना गुस्सा, इतनी कड़वाहट, यह क्या हो गया है तुम्हें निशा? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। इसकी वजह भी आप हो। बचपन से लेकर आज तक हर जगह आपने अपनी बेटी की भावनाओं को आहत किया है। जो इंसान अपनी बीवी के लिए थोड़ा वक्त नहीं निकाल पाता था, वह आपके लिए बड़ी बड़ी पार्टी देने लगा है। जो बच्चे अपनी माँ से एक पल के लिए भी जुदा नहीं होते थे, आपके आते ही वह अपनी माँ को नहीं याद करते हैं। आपने सब कुछ छीन लिया है, पर अब और नहीं अमित। मुझे अपनी जगह चाहिए, अपना हक, अपना अस्तित्व, और सब कोई आनंदी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। ना तो अमित कुछ बोल पाया और ना ही आनंदी। दोनों एक दूसरे को ताकते रहे। अगली सुबह सब कुछ शांत था। टैक्सी आ चुकी थी। आनंदी का सामान उसे रखा जा रहा था। निशा अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी।
अमित भी उसे बुला बुला कर हार चुका था। आनंदी सारी परिस्थितियों को समझ चुकी थी। वे नहीं आएगी अमित, शायद गलती मेरी ही है। मैंने अपनी लाइफस्टाइल में इतनी खो गई थी कि यह भी नहीं जान पाई कि मेरी बेटी का अस्तित्व कब और कहाँ कैसी है। मेरी वजह से दबता जा रहा है। दुनिया के लिए एक आदर्श बन गई, लेकिन अपनी बेटी के लिए माँ नहीं बन सकी। शायद मैंने महसूस भी नहीं किया होगा कि मेरी बेटी को भी अपनी पहचान बनानी है। मेरी आवाज़ के बगैर वह सिर्फ मेरी बेटी के रूप में नहीं, निशा के रूप में भी पहचानी जानी चाहिए। और यहाँ तुम्हें करना होगा। मैं तो शायद वापस नहीं आऊँ, लेकिन मुझे उसकी खबर देते रहना। अब मैं चलती हूँ। आनंदी कुछ पल के लिए रुकी और फिर चल दी। निशा खिड़की से उन्हें जाते वक्त देख रही थी, लेकिन उन्हें रोक नहीं पाई। अगला दिन नई उमंग से भरा सब कुछ भी बोर नहीं करता था। घर हो या बाहर, निशा को दुनिया में अपनी पहचान का महसूस होने लगी थी। आखिर दिल में बसा इतने सालों का सारा गुब्बारा बाहर जो निकल गया था, अब वह घुटन के एहसास से मुक्त थी। ऐसे ही ये वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।